श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखेंगे जो कि क्या है, बेसिकली बेस है किसका, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, तो देखो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। देखो उसमें क्या होता है बेटा, कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर। जल्दी में चल मैं फ़ोन आ गया था बेटा, इसलिए बीच में वीडियो छूट गई, फिर वो अटेंड करना। तो हम क्या देख रहे हैं, देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखो सारे मार्क खराब हो गए, कोई सही चल जा, चलो देखते हैं कोई तो सही चलेगा। और देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो इसमें देखो क्या होता है कि हम वर्ड बनाते हैं। देखो क्या होता है कि जब डिफ्रेंशिएशन करोगे ना तुम मैथ्स में, तो हम उसके लिए डी यूज़ करते हैं। ठीक है, डी बनाते हैं। अरे बेटा बात समझ में, जब एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो डी साइन उसमें लगता है बारी बारी। ठीक है बेटा, अब मैं भी एक्चुअल में मैंने मैथ में सब नहीं पढ़ा है क्योंकि मैं बायो से हूँ, तो फिर भी जितना मुझे पता है, तो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी साइन यूज़ करके करते हैं। फिर एक ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड इक्वेशन का जब हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम एक साइन यूज़ करते हैं जिसको देखो इस तरीके से ऐसे घुमा कर बनाते हैं और उसको कर्ली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कर्ली। तो क्योंकि डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे, हम इसमें कर्ली का साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो ये इस तरीके से बनाएंगे, कर्ली स्क्वायर साई। देखो एक त्रिशूल सा बनाओगे जिसको कि हम साई बोलते हैं, इस सिंबल को हम साई बोलते हैं। ठीक है, तो देखो कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर। मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में एक तरीके से हम क्या करते हैं, साई को देखते हैं। साई क्या है, इसको अभी थोड़ा सा मैं चलो बता दूंगी। तो इसको हम देखो प्लस ए वाई स्क्वायर एम ओवर एक्स स्क्वायर ई माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ इक्वल टू, चलो साइड में करके लगा देती हूँ। चलो देखो साई इक्वल टू 0, चलो हाँ ऐसे लगा, बुक में से तुम आराम से नोट कर सकते हो वहाँ, मतलब इक्वल टू 0 आगे लिखना, मैं दीवार पे कैसे लिखूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं नीचे लिखती हूँ। तो ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है। देखो इसमें जो साई लगा है ना, साई इज वेव फंक्शन, साई इज कॉल्ड वेव फंक्शन, और इस सिंबल को हम साई बोलते हैं, बट ये है क्या, वेव फंक्शन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर मैं वेव मानकर चलूँ, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन इज इफ कंसिडर्ड एज वेव, अगर हम उसको वेव मानते हैं तो उसके मतलब उसके वेव फंक्शन को, भाई वो वेव किस तरीके से बिहेव कर रही है, तो उसके वेव फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, साई से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये जो हिस्सा है ना, ये हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में और ये जेड एक्सिस में। ठीक है बेटा, साई इज कॉल्ड वेव फंक्शन। अगर हम इलेक्ट्रॉन को वेव मानते हैं तो उसके वेव फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई से रिप्रेजेंट करते हैं। पाई सबको पता है 22/7 होगा, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, e टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, और v क्या है, एक तरीके से v हमारे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, e हमारी काइनेटिक एनर्जी है और v हमारी वेलोसिटी है। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से, और ये साई फिर वेव फंक्शन की है। तो मतलब ये तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन पर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बेस्ड है। तो इट इज़ बेस्ड अपॉन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इट इज़ अ डबल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें जो साई आया है ना, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि वेव फंक्शन अब क्या होता है, वेव फंक्शन अब तुम्हें ऐसे थोड़ा सा उसका अंदाजा होना चाहिए ना, तो देखो उसको अब डिटेल में बताऊँगी। पहले हमने बस इक्वेशन देखी, समझ में आ रही, इसकी कोई डिटेल में नहीं जाना, फिर परेशान नहीं होना है। कोमल बेटा ऐसे बिल्कुल परेशान नहीं होना, सिंपल ये क्या है, एक डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके ऊपर पूरा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बेस्ड है। बस हमें देखनी है ये इक्वेशन क्या है, ठीक है, कैसे है, क्यों है, ये सब हमें नहीं देखना है। ठीक है बेटा, क्लियर। अब इसमें जो साई आता है ना, हम इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे। मतलब एक छोटा सा टॉपिक इससे रिलेटेड होता है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर।
साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता बेटा। फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हो, मतलब जिससे हम कोई रिजल्ट निकाल लें, अब हम कुछ कोई कह सकें, कोई बात, कोई कंक्लूजन, कोई निष्कर्ष पर हम पहुँचे साई की वैल्यू से। तो साई की वैल्यू से हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाते हैं। पहली बात, साई क्या होता है? वेव फंक्शन है, जो बेसिकली हमें ये बताता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक वेव मानकर चलें, ठीक है, तो उस वेव का जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड समझते हो, तुमने पहले बता रखा है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? या तो हाइट ऑफ द क्रस्ट या डेप्थ ऑफ द ट्रफ, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो जो साई होता है ना, हमें सिंपल एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव के बारे में बताता है कि इफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज अ वेव, देन इट्स एम्पलीट्यूड कैन बी गिवन बाय द वैल्यू ऑफ साई। ठीक है, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह है, वेव तुम्हें पहले समझाया था, तो उसके वेव की कितनी हाइट होगी या उसकी कितनी डेप्थ होगी, ये हमें साई बताता है। ठीक है, और इसको हम वेव फंक्शन कहते हैं। आई बात समझ में? अब वो उसकी कितनी हाइट है, उसकी कितनी डेप्थ है, इससे हम कुछ भी इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बता सकते हैं। तो साई हमें एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव के बारे में बता रहा है, पर वो हमें कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा, कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा रहा अबाउट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो हमें कुछ भी नहीं बता पाता है। पर होता क्या है ये हमने देखा। ठीक है, पर साई स्क्वायर हमें बहुत कुछ बता जाता है। अगर कोई सिंपल ये पूछता है ना व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई, तो हम सिंपल ये कहते हैं कि साई हैज़ नो एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस बट इट्स स्क्वायर हैज़ अ ग्रेट फिजिकल सिग्निफिकेंस। साई का जो स्क्वायर होता है ना बेटा, वो हमें अबाउट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताता है, मतलब अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। इसका क्या मतलब है? देखो अब ऐसे समझना, साई स्क्वायर की वैल्यू एक एटम के अंदर, ठीक है, जहाँ जहाँ पर साई स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलती चली जाती है, जहाँ जहाँ मतलब ज़्यादा मिलती है, वहाँ वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना हमेशा ज़्यादा होती है। संभावना वर्ड हम यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी। ये पर्टिकुलर वर्ड को समझना। देखो जैसे मान लो क्लास में 10 बच्चे होते हैं, अब हम संभावना कह सकते हैं कि भाई जिसका हमने देखते रहे थ्रू आउट द, इसके टेस्ट भी अच्छे होते थे, जो क्लास में भी अच्छा रिस्पॉन्स देता था, तो हम ये मतलब हम एक तरीके से क्या करते हैं, हम एक थोड़ा उस चीज़ के लिए हम संभावना एक तरीके से अपनी रखते हैं कि भाई हाँ ये बच्ची टॉप करेगी, भाई ये टॉपर बनेगी। मैं ऐसे तो हम पक्का नहीं कह सकते कि हाँ ये ही टॉपर बनेगी, ऐसे हम क्लियर नहीं कह सकते कभी भी। एक तो होती है प्रोबेबिलिटी और एक होते हैं कि हम बिल्कुल कन्फर्म्ड हैं, हम बिल्कुल श्योर हैं। समझ में आ रही है बेटा बात? तो क्योंकि हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हमेशा हमें मानकर चलना है, हम कभी भी ऐसे नहीं कह सकते इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल ही जाएगा, समझ रहे हो, पर हम ये कह सकते हैं हाँ इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना इस जगह पर ज़्यादा होगी। तो जो साई स्क्वायर होता है, अब बात पकड़ना बेटा, देखो कुछ नहीं है, मतलब इतने सब में, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए सब चीज़ें नई हैं, तो बेटा परेशान नहीं होना है ना। चीज़ों को हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पकड़ेंगे, सब चीज़ें काबू में आ जाएंगी। कि हमने बोहर मॉडल की हमने कमियां देखी, फिर हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को हम देख रहे हैं, जिसका आधार ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इसमें एक टर्म आ रही है दैट इज साई। साई इज कॉल्ड वेव फंक्शन, जो कि हमें इलेक्ट्रॉन के एम्पलीट्यूड के, इलेक्ट्रॉन को अगर हम वेव माने तो उसके एम्पलीट्यूड के बारे में बताता है। ठीक है, पर उससे हम कुछ भी इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं कर पाते हैं, हम कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं। पर साई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, हमने ये पाया जहाँ जहाँ पर भी साई स्क्वायर की वैल्यू हमें ज़्यादा दिख रही थी न्यूक्लियस के चारों तरफ, जहाँ जहाँ पर साई स्क्वायर की वैल्यू हमें ज़्यादा मिल रही थी, वहाँ वहाँ पर ही इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना भी ज़्यादा पाई गई। ठीक है, तो अब हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, किससे? साई स्क्वायर की वैल्यू से, कि साई स्क्वायर हैज़ अ ग्रेट फिजिकल सिग्निफिकेंस। इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, कि वो इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना के बारे में हमें बताता है न्यूक्लियस के चारों ओर। तो ये साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस समझते हैं, मतलब उसका फ़ायदा है, उससे हम कोई चीज़ निकाल सकते हैं। साई से नहीं निकाल सकते, किससे निकाल सकते हैं? साई स्क्वायर से। It gives the probability of finding the electron in the 3-dimensional space around the nucleus. न्यूक्लियस के चारों तरफ जितनी भी ऐसे सारी जगहें हैं, उसमें कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमें ज़्यादा मतलब मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ ज़्यादा रह सकता है। ठीक है, रहेगा नहीं बोलेंगे, कहाँ ज़्यादा रह सकता है। ठीक है, उन जगहों के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है? साई स्क्वायर की वैल्यू से पता लगता है। ठीक है, आ रही बात समझ में?
अब हम अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म पर आ रहे हैं, दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल, जो हमने पहले देख ली है। पहले मैंने तुम्हें मॉडल ये समझा दिया है कि इस मॉडल के हिसाब से न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। शेल के चारों तरफ क्या होते हैं, सब शेल होते हैं। सब शेल के अंदर भी शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल होते हैं। सब शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये बात तुम्हें मैंने पहले बता दी। अब हम एटॉमिक ऑर्बिटल को ही देखेंगे। साइज स्क्वायर की वैल्यू जहाँ जहाँ हमें ज़्यादा मिलती है, हम ये कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी भी वहाँ ज़्यादा होगी। तो जिन जगहों पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है एक सबशेल के अंदर, जिन जिन जगहों पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, उन जगहों को ही हम ऑर्बिटल कहते हैं। समझ में आई बात कि ऑर्बिटल हमारा क्या है, क्योंकि एटम के अंदर हम देख रहे हैं इसलिए हम टर्म यूज कर लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, अ 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ वो एक तरीके से 3 डायमेंशनल मतलब हम किसी जगह पर रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ऐसे 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 कैसे भी देख सकते हैं। तो द 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस या स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। मतलब जिन जगहों पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ज़्यादा होती है उन जगहों को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है ऑर्बिटल। तो उसको हम देखो इस तरीके से थोड़ा फिगर से भी बना देते हैं कि ये न्यूक्लियस है बेटा, और ये ऐसे 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 से देखो हम ऐसे बिंदियों के रूप में एक प्रोबेबिलिटी को एक बिंदी के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, कि न्यूक्लियस के पास तो वो बिंदियां हमें ज़्यादा मिलेंगी, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो वो बिंदी हमारी कम हो जाएंगी। ठीक है, तो एक बिंदी एक प्रोबेबिलिटी को बता रहा है। ठीक है, कि भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन शायद हमें ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, तो हम एक ऑर्बिटल को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, फिर एक हम रफ एक लाइन खींच देते हैं कि भाई धीरे धीरे वो बिंदी कम होनी शुरू हो जाती है। तो एक ऑर्बिटल को हम इस तरीके से बना सकते हैं। वैसे हम आगे चल के ऑर्बिटल्स की शेप्स देखेंगे। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में? अब ये चीज़ें और क्लियर होंगी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। क्लियर बेटा? तो ये हमारा क्या होता है, ऑर्बिटल। तो नेक्स्ट तुम्हारा ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस भी एक इम्पॉर्टेंट हमारा एक पॉइंट हुई तो टॉपिक है कि ऑर्बिट टर्म तो बोहर ने यूज़ करी थी, ऑर्बिटल टर्म यूज़ करी थी क्वांटम मैकेनिकल में। ठीक है, तो इसलिए हम इन दोनों के बीच में कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस भी देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।